हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। तो आज अपना चैप्टर शुरू कर रहे थे हम लोग। एक्चुअली चैप्टर तो पहले ही शुरू कर चुके थे, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, कंपनीज अकाउंट्स। ठीक है, तो कुछ वीडियोस में हमने पीछे की कुछ वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं, बेसिक कवर किया है। बाकी अब इस वीडियो में आज हम बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले एग्जाम्पल 61 टी.एस. ग्रेवाल पार्ट, एग्जाम्पल 61 टी.एस. ग्रेवाल पार्ट ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि क्या करना है इसमें। देखिए, क्वेश्चन में पूरा नहीं पढ़ रहा, क्वेश्चन आप कर लेंगे, जो चीज़ें चेंज हो रही है बस मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा जो चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक लास्ट में इसने बात बोली है कि एक तो कैश बुक बनाइए, प्रिपेयर कैश बुक, ठीक है, और इसने बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, वो आप कर लोगे जर्नल एंट्रीज। ऑल्सो शो कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो बच्चों पहली बात ध्यान से सुनो कि जब आपको कैश बुक बनानी होती है, जब आपको कैश बुक बनानी होती है तो जो भी आप जिन एंट्रियों में बैंक अकाउंट है, चाहे वो क्रेडिट साइड में हो या डेबिट साइड में हो, जिस जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट है वो सारी जर्नल एंट्रीज कैश बुक में जाती है, ना कि जर्नल में। तो जब आप अपना टेबल बनाओगे, इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्व करोगे, तो जितनी भी एंट्रीज होंगी बैंक से रिलेटेड वो सब आपकी कैश बुक में चली जाएंगी। मैं ओरली बता देता हूं, जैसे एक तो आपकी एप्लीकेशन की एंट्री होगी, है ना, आप नॉर्मली एप्लीकेशन की एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना। तो वो आपकी कैश बुक एक छोटी सी बनेगी, कुछ इस तरीके से बनती है कैश बुक। वैसे तो सब लोगों को पता होता है कैश बुक विद बैंक कॉलम, कुछ इस तरीके से कैश बुक होती है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका शेयर एप्लीकेशन का जो अमाउंट आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा 2,70,000, ठीक है, और इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो वो यहाँ आ जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,70,000। ड्यू की एंट्रीज आपकी जर्नल में रहेंगी और रिसीव्ड या रिटर्न के रिगार्डिंग जो भी जर्नल एंट्रीज होंगी वो सब आपकी कैश बुक में चली जाएंगी। फॉरफीचर की एंट्री कैश बुक में जर्नल में रहेगी, फॉरफीचर की एंट्री जर्नल में रहेगी। री इश्यू की एंट्री थोड़ी सी एंट्री कैश बुक में रहेगी और थोड़ी सी एंट्री जनरल में रहेगी री इश्यू की। अगर री इश्यू हमने डिस्काउंट पे किया होगा तो जितना पार्ट डिस्काउंट का है वो डिस्काउंटेड वाला पार्ट जनरल के अंदर रहेगा और बाकी का जो अमाउंट है वो आपका कैश बुक के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसके अंदर एप्लीकेशन डाल देंगे। फिर जब आप अपना क्वेश्चन करेंगे एप्लीकेशन की एक्सेस मनी को रिटर्न किया गया है तो उसकी जनरल एंट्री आपको पता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो वो कैश बुक में क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब समझ जाएंगे। अमाउंट आएगा 54,000। मैं केवल आपको पोजीशन समझा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप अलॉटमेंट का डालेंगे, इसी तरीके से फर्स्ट कॉल का डालेंगे। जल्दी से मैं बता देता हूँ, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पर जो अमाउंट फाइनली सारी चीज़ें करने के बाद रिसीव होगा बच्चों वो होगा आपको 23,520 रुपीज़। फिर आपका फर्स्ट कॉल पर आप डालेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो उस पर जो अमाउंट आपको रिसीव होगा वो होगा 85,500। वो आप टेबल बना करके सॉल्व कर लेना, पता चल जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड कॉल का जो अमाउंट आपको रिसीव होगा वो होगा आपको 85,500, वो भी आपका इधर आ जाएगा टू शेयर सेकंड कॉल। क्योंकि आप जानते हैं कैश बुक में डेबिट साइड जो होती है वो रिसिप्ट साइड होती है, क्रेडिट साइड जो होती है वो पेमेंट साइड होती है, ठीक है ना। तो ये भी आपका रहेगा 85,500। इतनी बात में तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी आपको। इसके बाद आप फॉरफीचर की एंट्री करोगे, वो आप कर लेना। फॉरफीचर की एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगी, आपकी जनरल में रहेगी। सब लोग जानते हैं कैसे की जाती है, ठीक है। इसके बाद इसने जो री इश्यू करवाया है बेटा वो 9 रुपीज़ पे कराया है। 10 रुपये वाला शेयर 9 रुपये पे री इश्यू कराया है। तो आप जनरल एंट्री क्या करोगे समझना, कितने शेयर री इश्यू करे हैं बच्चों इसने 1200 शेयर री इश्यू किए हैं। 1200 शेयर जब आप री इश्यू कर रहे हो तो जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1200 इंटू 9, 1200 इंटू 9 और 1200 इंटू 10, 12,000 यहाँ, 10,800 यहाँ और 1200 इंटू 1, 1200 रुपये यहाँ। ये जनरल एंट्री होगी। तो बच्चों समझिए बात को, ये जो डिस्काउंट वाला सेगमेंट है ये 1200 रुपये से, ना कि 12,000 रुपये से। 1200 रुपये से जो सेगमेंट है वो तो चला जाएगा जर्नल में, यानी फॉरफिटेटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बजाय इस पूरी एंट्री के होने के जर्नल में जाएगी केवल इतनी एंट्री 1200 रुपये से,
बात मेरी समझ में आ रही है ना अच्छे से। और जो ये 10,800 वाला पोर्शन है ये आपका कैश बुक में आ जाएगा इधर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,800 रुपये। इस तरीके से फॉरफिटेटेड शेयर की पोजीशन कैश बुक में दिखाते हैं। फॉरफिटेटेड शेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा विद कैश बुक, क्योंकि कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें हमने कैश बुक को मैनेज नहीं किया था। आगे बात समझ में? तो ये तो आपका कैश बुक, बाकी इसको बैलेंसिंग कर देंगे, जोड़ घटा के जो बचेगा वो बैलेंस सीडी आ जाएगा कैश बुक का। इसके बाद बेटा इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में एक बात और पूछी गई है कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का स्टेटस दिखाओ। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का स्टेटस दिखाओ। आपको पता है इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में हुआ सिर्फ इतना सा है कि एक तो है हरी जिसके पास 600 शेयर्स हैं, और एक है मोहन जिसके पास जो शेयर्स निकल के आए हैं मोहन के, वो निकल के आए हैं बेटा आपके 900। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, हरी के पास 600, हरी को 600 शेयर्स अलॉट किए कंपनी ने, और मोहन को 900 शेयर्स। वो हम निकाल लेंगे कैसे किए, वो तो मैं आपको सिखा चुका हूँ कल की वीडियोस में। हरी के 600 शेयर्स, मोहन के 900 शेयर्स। तो बच्चों टोटल शेयर्स जो यहाँ पर फॉरफिटेड किए गए हैं वो किए गए हैं 1500 शेयर्स, लेकिन उसमें से सर री इश्यू कर दिए गए हैं 1200 शेयर। 1500 शेयर फॉरफिटेड करने के बाद 1200 शेयर्स री इश्यू कर दिए गए हैं। तो सिर्फ 300 शेयर्स ऐसे हैं जो कंपनी ने फॉरफिटेड तो किए हैं पर री इश्यू नहीं किए। तो बच्चों जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे, ऑथराइज बना लोगे, है ना, मतलब आपको नोट्स हो, बैलेंस शीट में केवल शेयर कैपिटल की पोजीशन पूछ रहा है, पेपर में भी इतना ही आना है कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की पोजीशन बताओ। तो बैलेंस शीट में आप शेयर कैपिटल बनाओगे, आपको पता है मैंने पीछे की वीडियोस में कराया भी है, जल्दी से 1 सेकंड के अंदर बता देता हूँ। ऑथोराइज्ड कैपिटल आप डालोगे वो डाल लेना, इश्यूड कैपिटल आप डालोगे डाल लेना, वो डबल लाइन लगा देते उसका टोटल नहीं करते। फिर जब सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ब्लॉक आएगा ना, तो यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल के हेड के अंदर आप जो टाइटल खोलोगे वो खोलोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। ठीक है, कंपनी ने जो टोटल शेयर इश्यू किए इन लोगों को बेटा, वो किए थे कंपनी ने, टोटल शेयर जो इन लोगों को इश्यू किए थे वो थे आपके 30,000 शेयर। तो 30,000 शेयर में से 300 शेयर्स माइनस कर देना। बात को समझो, जितने शेयर्स फॉरफीचर किए जाते हैं पर उनमें से रीइश्यू नहीं किए जाते, मतलब वो शेयर्स जो केवल अभी भी कंपनी के पास फॉरफिटेड हुए पड़े हैं पर रीइश्यू नहीं हुए हैं, उतने नंबर ऑफ शेयर्स माइनस कर देते हैं टोटल शेयर्स में से। टोटल शेयर्स है 30,000, 1500 शेयर फॉरफिटेड किए पर 1200 रीइश्यू कर दिए, तो अभी भी स्टिल फॉरफिटेटेड रूप में कितने शेयर्स पड़े हुए हैं 300। तो उतने नंबर ऑफ शेयर आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपके जो शेयर्स जिन पर पूरा की पूरा पैसा तमीज से मिला है वो है 29,700। तो आपको जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में नंबर ऑफ शेयर्स डालने हैं वो 29,700 शेयर्स डालने हैं। ठीक है, और सर वो 300 शेयर्स का क्या होगा बच्चों? वो नंबर ऑफ शेयर्स तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन उसका जो अमाउंट निकल करके आया होगा फॉरफिटेटेड शेयर्स में, वो पीछे की वीडियोस में मैंने समझाया है कि जिन शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया जाता उनके रिगार्डिंग जो फॉरफिटेटेड शेयर्स है, फॉरफिटेटेड शेयर के अंदर जो अमाउंट होता है वो कैसे निकाला जाता है, वो पीछे की वीडियोस में है। तो वो जो अमाउंट निकल के आने वाला है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, वो आपका निकल के आने वाला है लगभग बेटा 1800 रुपये। तो वो जो 1800 रुपये हैं वो कहाँ रहते हैं? जब आप हेडिंग डालते हो ना सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो एक तो आपने हेडिंग डाली उसके अंदर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, ठीक है ना, उसके अंदर एक तो आपने ये चीज़ दिखा दी और उसी के नीचे डाल देते हैं फॉरफिटेटेड शेयर। इन दोनों को प्लस करके आप उसके अंदर दिखा देते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर। तो ये आपका सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होता है। तो वो फॉरफिटेटेड शेयर्स 1800 रुपये जो रीइश्यू नहीं किए गए हैं और फॉरफिटेटेड शेयर्स के अंदर पड़े हुए हैं, 300 नंबर ऑफ शेयर कहीं नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसका अमाउंट जो बन रहा है 1800 रुपये वो दिखाएंगे फॉरफिटेटेड शेयर्स में। ये इसकी पोजीशन है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, एक और शानदार बात है इस क्वेश्चन में जो मुझे समझानी है वो आपको बहुत ध्यान से समझनी है, और ये सबसे यूनिक बात है जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। जब आप अपना क्वेश्चन करोगे ना, ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया है, अब क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा खेल समझाता हूं। हालांकि उस खेल का इतना वैल्यू अभी नहीं पड़ा था पीछे की वीडियोस में, लेकिन अब पड़ेगा। समझो कैसे। देखो, आपने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, या मैंने कराए हैं, तो उसमें आपने एक चीज देखी थी कि जितना अमाउंट, समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट है, बना लेना घर जाके नोट। आपने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें जो भी सिचुएशन बनी है वो कुछ इस प्रकार से बनी है जैसे कोई डिफॉल्टर शेयर होल्डर है, समझना, प्रोरेटा का केस है।
क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रोरेटा है, ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रोरेटा, कि हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन भी है क्वेश्चन के अंदर और प्रोरेटा भी है, ठीक है। तो अगर कोई डिफॉल्टर शेयर होल्डर होता है तो हमें कंफर्म होता है, और वो अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दे पा रहा होता है, तो ये बात कंफर्म होती है कि उस व्यक्ति का, भले ही वो डिफॉल्टर है, उस शेयर होल्डर का कुछ ना कुछ अमाउंट एक्सेस है कंपनी के पास, होता है ये डन, है ना। और यही कंडीशन लगी पड़ी हो प्रीमियम की, अगर अलॉटमेंट प्रीमियम पर किया गया हो, एप्लीकेशन प्रीमियम पर किया गया हो, डज नॉट मैटर। मतलब प्रीमियम, अगर मेरी बात को समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, प्रीमियम एप्लीकेशन पे मांगा गया हो, कोई मतलब नहीं है इस कॉन्सेप्ट का, वो तो जैसे होता है वैसे हो जाता है। लेकिन मुद्दा कब बनेगा, जब प्रीमियम अलॉटमेंट पर मांगा गया है, ठीक, कोई डिफॉल्टर शेयर होल्डर है, क्वेश्चन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन है, और प्रोरेटा वाली कॉन्सेप्ट है, ओवर सब्सक्रिप्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर प्रोरेटा लगा हुआ है, सभी शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ शेयर्स दिए गए हैं, अगर रिजेक्शन की कैटेगरी नहीं है तो ना। तो उस कंडीशन में आपको एक चीज चेक करनी पड़ेगी जो पिछले क्वेश्चंस में आपने चेक नहीं की। चेक करने की नीड क्यों नहीं पड़ी वो भी बताऊंगा। वो ये कि क्या जो उस बंदे का एक्सेस मनी है, जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है, उसने एप्लीकेशन पर जो एक्सेस मनी दिया है, जिसको आप लोग अलॉटमेंट पर यूटिलाइज करते हो, तो आपको पता है अलॉटमेंट में मान लो 5 रुपए की अलॉटमेंट है सपोज, तो वो अलॉटमेंट में सपोज 2 रुपए की प्रीमियम है और 3 रुपए की कैपिटल है, 3 रुपए की अलॉटमेंट है और 2 रुपए की प्रीमियम है। तो आप उस एक्सेस मनी को पूरा की पूरा उठा के अलॉटमेंट में माइनस कर देते हो। किसी शेयर होल्डर का मान लीजिए कोई एक शेयर होल्डर है, उसको हमने 1000 शेयर अलॉट किए हैं। कोई एक शेयर होल्डर है, उसको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए, 1000 शेयर्स अलॉट किए हैं, और उसका जो एक्सेस मनी है वो निकल के आ रहा है सपोज 1500 रुपये। मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई शेयर होल्डर है, उसका एक्सेस मनी निकल के आ रहा है 1500 रुपया, जो कि डिफॉल्टर हो रहा है अलॉटमेंट में। तो आप लोग अलॉटमेंट पर जब उसका अमाउंट निकालोगे, अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम हिम ऑन अलॉटमेंट, वो आप कैसे निकालोगे, सर 1000 शेयर पर 3 रुपए की अलॉटमेंट 3000 रुपए, सर 1000 शेयर पर 2 रुपए का प्रीमियम 2000 रुपए, टोटल अमाउंट बनता है सर 5000 रुपए, जिसमें से सर उसका आप बता रहे हो 1500 रुपए एक्सेस पड़ा हुआ है, सर 5000 में से 1500 माइनस किया, 3500 रुपए ये वो अमाउंट आ गया जो उससे ड्यू था पर रिसीव्ड नहीं हुआ। राइट, यही करते हैं और यही हमने किया भी है। तो ये ठीक भी है, लेकिन सिचुएशंस थोड़ी टिपिकल बनेंगी। अब कैसे, ये जो 1500 रुपए थे ना, मालूम है आपको क्या देखना चाहिए, आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए क्या ये 1500 रुपए जो उसके एक्सेस पड़े हैं, उसके कैपिट अलॉटमेंट के यूटिलाइजेशन में जा रहे हैं कि अलॉटमेंट पर मांगी गई प्रीमियम की यूटिलाइजेशन में भी जा रहे हैं। जैसे आपको अलॉटमेंट पर उससे कितना पैसा चाहिए, 3000, प्रीमियम का अलग है 2000, है ना, 1000 इंटू 3000 ही तो चाहिए, जो मैं क्वेश्चन 1 से बता रहा हूं 3000, उसका एक्सेस कितना पड़ा है, केवल 1500। तो अभी वो जो उसकी एक्सेस मनी है, वो उसकी जो एक्सेस मनी है कि वो पूरी की पूरी अलॉटमेंट को ही फुलफिल करने में यूटिलाइज हो गई, प्रीमियम तक गाड़ी पहुंची नहीं। तो इस क्वेश्चन में जब आप फॉरफीचर की एंट्री करोगे, इस सिचुएशन में जब आप फॉरफीचर की एंट्री करोगे तो आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू फॉरफिटेड शेयर, यही तो करोगे। तो आप जो सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट डेबिट करोगे वो 2000 करोगे, क्योंकि पूरा की पूरा अनपेड है। राइट, 2000 क्या करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में डेबिट करोगे, और शेयर अलॉटमेंट में जो अमाउंट क्रेडिट करोगे वो 3500 करोगे, क्योंकि 1500 क्या भी अलॉटमेंट का रह गया पार्ट, और 2000 रुपए का प्रीमियम का, जो कि पीछे के क्वेश्चंस में था। तो सर इसमें क्या आपने नया बता दिया, अब बताऊंगा नया। अगर ऐसी सिचुएशन बनी जो कि इस क्वेश्चन में होगी, पहले मन से समझा रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन से कनेक्ट करूंगा आपको सिचुएशन में, ताकि रिवीजन यहीं के यहीं हो जाए। मान लो यही क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा था आपको, इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। मान लीजिए, समझ में आ गया तक, मान लीजिए कि ये बताया इसलिए जा रहा है कि एक तो एंट्री पे इंपैक्ट पड़ता है इस बात का चेक करते समय, और दूसरा अगर आपका एमसीक्यू में कुछ ऐसा पूछ लिया तो पागल हो गया, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे पड़े हो नहीं। मान लीजिए अगर कोई शेयर होल्डर है ना, मतलब जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है, उसका हमारे पास 3000 रुपये 4000 रुपये एक्स्ट्रा है। अभी वो जो 1500 रुपये एक्स्ट्रा बता रहा था ना एक्सेस मनी, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, 4000 रुपये समझ लेते हैं, बाकी सिनेरियो पूरा सेम रखते हैं।
ठीक है। अगर कोई शेयर होल्डर है जो डिफॉल्टर हुआ है, राम एक शेयर होल्डर है जो कि 1000 शेयर्स होल्ड किए हुआ था, उसकी एक्सेस मनी बजाय 1500 रुपए के अपने पास कितनी है इस बार, 4000, ठीक है। और अलॉटमेंट पे हमें उससे चाहिए 3000 और प्रीमियम पर हमें उससे चाहिए 2000। तो 5000 में से नॉर्मली आप क्या बोलोगे, सर 5000 रुपये चाहिए विद प्रीमियम, सर 4000 उसका पड़ा हुआ है तो 1000 रुपये रह गया, अलॉटमेंट पे नहीं आया। पर उसको थोड़ा ब्रॉड करो, उसको थोड़ा समझो, क्योंकि जो एक्सेस मनी होता है उसकी स्टेप क्या होती है, पहले उसको अलॉटमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाता है। जब अलॉटमेंट पूरा यूटिलाइज हो जाता है फिर प्रीमियम की तरफ भागते हैं। तो आप उसका जो 4000 रुपया बेटा एक्सेस है ना, पहले ये देखो कि अलॉटमेंट पे कितना चाहिए था, 3000, तो 4000 में से पूरे के पूरे 3000 रुपये मिल गए कि नहीं मिल गए, इसका मतलब अलॉटमेंट का तो अमाउंट मिल गया। अभी भी उसका 1000 रुपये एक्सेस है, क्योंकि हमारे पास 4000 एक्सेस थे, अलॉटमेंट पे कितने हैं 3000, अभी भी कितना एक्सेस है 1000। उस 1000 को हम प्रीमियम के रिगार्डिंग यूज करेंगे। प्रीमियम पे हमें उससे कितने चाहिए, अलॉटमेंट पर 2000, लेकिन उसका एक्सेस कितना पड़ा है 1000। तो अब हमारा जो पेंडिंग रह गया वो 1000 रुपये प्रीमियम के पेंडिंग रह गए उस पर, ठीक है। तो अब आप इसकी जो फॉरफीचर की एंट्री करोगे वो क्या करोगे, इक्विटी एंट्री वही होगी पर अमाउंट में खेल होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल टू फॉरफिटेड, सॉरी मिस्टेक हो गई, फिर से बोल देता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट टू फॉरफिटेड शेयर, ठीक है। तो यहां पर जो अमाउंट डाला जाएगा वो 1000 रुपये डाला जाएगा। कहां, किस जगह पर, अलॉटमेंट पे तो 1000 डलेगा ही क्रेडिट में, सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे कितना डलेगा 1000। और जबकि अगर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपने देखा था सिक्योरिटी प्रीमियम पर अमाउंट कितना चाहिए था 2000, लेकिन आप गुस्ताखी नहीं करना, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करने के लिए कितना अमाउंट डालेंगे 1000, और यही एमसीक्यू है। समझ में आ गया। जस्ट पीछे वाले केस में आपने सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 2000 और कितना ही डेबिट किया 2000, लेकिन इस वाले केस में आप सिक्योरिटी प्रीमियम कितना डेबिट कर रहे हो 1000। ये गलती करते हैं बच्चे जल्दबाजी में, टेबल बनाते हैं, कहते हैं सर 2000 रुपए की सिक्योरिटी प्रीमियम थी, क्योंकि हम लोग कैंसिलेशन करते हैं ना, हम लोग कैंसिलेशन ही तो करते हैं फॉरफीचर के अंदर, तो हम लोग प्रीमियम को जितने से क्रेडिट किए होंगे ड्यू के टाइम पर उतने से ही तो रिवर्स कर देंगे जल्दबाजी में। हमने ड्यू तो 2000 से किया था, लेकिन ये देखो ना कि कैंसिलेशन करना किस चीज का है, पूरी की पूरी एंट्री का थोड़ी नहीं कैंसिलेशन करना है, सिर्फ वो पार्ट जो नहीं आया उसकी रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है उसको कैंसिलेशन करना है। तो प्रीमियम केवल 1000 है जो नहीं आया, तो उसी को कैंसिल करना। समझ में आ रहा है ना, बात घुस गई, ये एमसीक्यू है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये था, तो अब इस क्वेश्चन में कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से 1 सेकंड के अंदर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, मैं क्वेश्चन आप पूरा घर से सॉल्व करना, मैं बस ओरली समझा रहा हूं। इस क्वेश्चन के अंदर हुआ सिर्फ इतना है कि ये जो कांड हुआ है ना, ये कांड बेटा हरि के रिगार्डिंग हुआ है। हरि के जो अप्लाइड शेयर हैं वो 720 हैं, समझो हरि के जो अप्लाइड शेयर हैं वो 720 हैं। हरिओम, हरि के जो अप्लाइड शेयर है वो 720 है, हरि के जो अलॉटेड शेयर है वो 600 है, हरि के जो एक्सेस शेयर है वो 120 है, और हरि की जो एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन है इंटू 6 करके वो 720 रुपीज है। ये एक्सेस मनी है, ठीक है। हरि से जो अलॉटमेंट पे चाहिए 600 शेयर्स के हिसाब से वो चाहिए 2 रुपये, जिसमें 1 रुपये का प्रीमियम है और 1 रुपये का अलॉटमेंट है। तो हरि से जो अलॉटमेंट का चाहिए 600 इंटू 1 और हरि से जो प्रीमियम का चाहिए 600 इंटू 1, 600 अलॉटमेंट के चाहिए, 600 प्रीमियम के चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम के। समझ रहे हो, अगले बंदे के 720 रुपये एक्सेस बढ़े हैं, तो क्या ये 600 पूरे के पूरे यूटिलाइज नहीं हो गए होंगे, हो गए होंगे। अभी भी अगले बंदे का 120 रुपये एक्स्ट्रा है, तो वो कहाँ यूज हुआ होगा, प्रीमियम में। तो अभी प्रीमियम जो उससे नहीं आ पाया वो कितना है 480। तो जब आप इस एंट्री में फॉरफीचर की कैंसिलेशन की एंट्री करोगे, फॉरफीचर की एंट्री करोगे तो प्रीमियम जो डेबिट करोगे वो 480 से करोगे, ना कि 600 से। यही खेल है बस, आगे समझ में, ये बहुत यूनिक खेल है। क्लियर हो गया ना, रीजन भी दे दिया हूं मैं कि क्यों 480 लेंगे, ठीक है। बाकी तो नहीं है कुछ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 60 टीएस ग्रेवल पार्ट। जल्दी जल्दी समझते जाते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर। कीप क्वाइट प्लीज। एग्जाम्पल 60 टीएस ग्रेवल, बच्चों देखो इसके अंदर बाकी सारी चीजें सही है। क्वेश्चन में बोला है कि एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 वर रिसीव्ड। ध्यान से सुनना, जो हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है
मतलब हमने शेयर इश्यू किए थे 2 लाख पब्लिक को, शेयर ऑफर किए थे 2 लाख, लेकिन जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 1,80,000 शेयर्स की हुई है। तो बच्चों ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो इसमें 2 लाख शेयर्स जो है ना वो कहीं नहीं दिखाए जाएंगे पूरे क्वेश्चन के अंदर। पूरा क्वेश्चन 1,80,000 के हिसाब से ड्यू होगा और 1,80,000 के हिसाब से ड्यू होगा और 1,80,000 के हिसाब से रिसीव्ड होगा शेयर, ठीक है। तो इसके अलावा एक और पॉइंट बोला है इसने, योगेश अ शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स पेड हिज इंटायर मनी along with the allotment money। एक शेयर होल्डर है योगेश, उसने हमें पूरा की पूरा पैसा अलॉटमेंट पर दे दिया, ठीक है ना। तो इसके अलावा ये वाला पॉइंट है इसके अंदर। तो बच्चों इसकी जो जनरल एंट्री होगी ना, जब कोई शेयर होल्डर हमें पूरा पैसा अलॉटमेंट पे दे देता है, अभी मैंने ऐसा पहले भी कराया है शायद, लेकिन वहां क्या था कि एप्लीकेशन पर पूरा की पूरा पैसा आया था, यहां पर अलॉटमेंट पर। अभी इससे पहले कोई क्वेश्चन आया है कॉल इन एडवांस का? नहीं आया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कॉल इन एडवांस का था क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 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 ये क्वेश्चन उस व्यू पॉइंट से नहीं है, ये कॉल इन एडवांस तो है लेकिन कुछ अलग तरीके की चीज है। पहले पूरी बात समझना कि मैंने ये क्यों चूज किया है, ये अलग जरूर है। क्यों, कैसे अलग है? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि कॉल इन एडवांस भी है और कॉल इन एरियर भी है, लेकिन वो कॉल इन एरियर रिकवर हो गई है, कहानी फॉरफीचर तक नहीं गई है। मतलब चीजें बहुत अच्छी हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो। देखो, तो सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि वो जो शेयर होल्डर है जिसने एडवांस में पैसा दे दिया, अलॉटमेंट पर जब भी हमारे पास एडवांस आती है तो नॉर्मल, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, सॉल्व आपको घर से करना है वाला पार्ट, ठीक है। तो कॉल इन मतलब जब हमारे पास अलॉटमेंट पर आगे की कॉल्स का पैसा आता है तो उसकी जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, ठीक है। तो वो आप कर लोगे आराम से, है ना। और इसके अलावा इसमें एक बात और हो रखी है, अलॉटमेंट के टाइम पर ही एक इंफॉर्मेशन उसने और दी है कि विशेष अ होल्डर ऑफ 7,000 शेयर्स। देखो प्रोरेटा तो है नहीं, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन में प्रोरेटा तो होता नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन में होता है, और क्वेश्चन तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो विशेष अ शेयर होल्डर होल्डिंग 7,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ओके, मतलब अलॉटमेंट पर एक शेयर होल्डर है जिसके 7,000 शेयर्स है, उसने हमें पैसा नहीं दिया है। तो बच्चों इसकी जो जनरल एंट्री है ना, आप है ना दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप कर सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आपकी अपनी मर्जी होती है, कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस दिखाओ या मत दिखाओ, लेकिन कॉल इन एडवांस तो दिखाना पड़ता है, ये वाला है ना। तो आप या तो ऐसे कर सकते हो, अमाउंट जो भरोगे फिर कैसे भरोगे, सीधी सी बात है, जब आपने अलॉटमेंट की ड्यू चाहिए थी तो वो चाहिए थी बेटा 23,40,000। अलॉटमेंट पर जो पैसा आपके पास आना चाहिए था वो 23,40,000 था, 23,40,000। लेकिन उसमें 23,40,000 में से हमारा जो कॉल इन एरियर हो गया है वो हो गया बेटा 91,000 का, तो 91,000 का तो कॉल इन एरियर ही हो गया, ठीक है। तो फिर आपका अलॉटमेंट आ गया 23,40,000, राइट। तो आप खुद सोचो कि 23,40,000 में से 91,000 गए तो जो अमाउंट है बाकी का वो तो मिलना चाहिए, वो कितना बचेगा? 23,40,000 में से 23,40,000 में से आप 91,000 माइनस करेंगे तो आपको मिलने चाहिए थे 22,49,000, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और है, कॉल इन एडवांस। कुछ लोग, एक और शेयर होल्डर है उसने आगे की कॉल्स भी दी हैं, तो वो जो कॉल इन एडवांस की कैलकुलेशन आप करके लाओगे तो वो बन के आ रही है आपकी कॉल इन एडवांस की कैलकुलेशन 35,000 ही आ रही है ना, हाँ 35,000 की कैलकुलेशन आ रही है, यस। तो वो 35,000 नहीं सॉरी 75,000 वो 75,000 और ऐड हो जाएंगे इसमें, आ रही है मेरी बात समझ में? तो प्लस 75,000, तो यहां आपका अमाउंट आएगा 23,24,000 और वो 75,000 यहां आ जाएंगे। क्लियर है ना? आप इस तरीके से एंट्री को कर सकते हो। और अगर कॉल इन एरियर को मेंशन नहीं करके चलना चाह रहे हो तो क्या करेंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, देखो बैंक में तो आपके पास अमाउंट इतना ही रहने वाला है, बैंक में उंगली नहीं कर सकते आप। 23,24,000, और वो कैसे बना है वो फॉर्मेशन भी मैंने बता दी है, ठीक है।
टू शेयर अलॉटमेंट। बच्चों अगर हम कॉल इन एरियर नहीं दिखाते हैं ना, मैंने कल भी बताया था, कल की वीडियोस में कॉन्सेप्ट में आपने लिखा होगा, कॉल इन एरियर अगर हम नहीं दिखाते हैं तो हमें जो अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट होता है उसमें से कॉल इन एरियर का अमाउंट माइनस करके क्रेडिट करना चाहिए अलॉटमेंट। ठीक है, तो 23,40,000 में से 91,000 माइनस करके हमें दिखाना चाहिए, जो कि आएगा आपका 22,49,000। अभी पीछे दिखाया भी देख रहा, 22,49,000, राइट। अगर आप कॉल इन एरियर नहीं दिखाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यू वाले अमाउंट में से कॉल इन एरियर का अमाउंट माइनस करके क्रेडिट करना चाहिए। गलती मत कर देना कि यहाँ पे पूरे ड्यू वाला अमाउंट डाल दो, खेल खराब हो जाएगा। ठीक है, और टू कॉल इन एडवांस, आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हो। छोटी छोटी बातों को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको याद रह जाए। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। फिर इसी क्वेश्चन में आगे उसने बोला है कि आफ्टर व्हाट द फर्स्ट कॉल वॉज मेड। अभी फॉरफीचर तो कुछ हुआ नहीं है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन है कि हमने फर्स्ट कॉल करी। फिर उसने बोला है कि विशेष पेड द अलॉटमेंट मनी अलोंग विद द फर्स्ट कॉल मनी। वाओ, अब उसने क्या करा, फर्स्ट कॉल पर अपनी वो जो कॉल इन एरियर थी वो पैसा दे दिया। तो बच्चों इस कंडीशन में देखो फर्स्ट कॉल की अमाउंट कैसी होगी। फर्स्ट कॉल पे या तो आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। आपको पता है कि जब आपने कॉल इन एडवांस, ये 75,000 ये दो कॉल्स के रिगार्डिंग है, इसमें से 35,000 फर्स्ट कॉल का एडवांस है और 40,000 सेकंड कॉल का एडवांस है। ठीक है ना, तो आप लोग जब रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल का अमाउंट, नॉर्मली आपकी एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ये वाला कॉल्स इन एडवांस आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपने इस कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए वहां पर जब रिसीव्ड होगा फर्स्ट कॉल तो उसमें से वो अमाउंट डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, नॉर्मली आपकी ये जनरल एंट्री होनी चाहिए थी। आपका जो शेयर फर्स्ट कॉल का ड्यू आ रहा था बच्चों, वो 12,60,000 आ रहा था। ठीक है, 12,60,000 में से आपको क्लियरली पता कि 35,000 आपको मिलने नहीं वाले, क्योंकि वो आपको यहाँ एडवांस मिल चुके थे। ठीक है, तो आपको जो अमाउंट मिलना चाहिए था वो 12,60,000 में से 35,000 माइनस करके 12,25,000 रुपये मिलना चाहिए था, राइट। लेकिन हमें तो वो कॉल इन एरियर का पैसा भी मिल गया, जो हमने ये पैकेज जोड़ा था ना, ये कॉल इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट, ये पैसा भी हमको मिल गया। तो जब हमें कॉल इन एरियर का पैसा मिलता है तो हम उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट। अगर हम ये वाली एंट्री करके जाए हैं, अगर हम ये एंट्री इसके साथ है, मतलब इस वाली कंडीशन में अगर हम इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे होते हैं, हमने अपनी अलॉटमेंट को कॉल इन एरियर के नाम के अकाउंट में ट्रांसफर किया हुआ होता है और फिर बाद में वो अमाउंट हमें रिकवर होता है, तो उसकी जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। स्पेलिंग में मत जाना मेरी। ठीक है, ये हो गया 91,000, तो वो फिर 91,000 इसमें और एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वो फिर आपका बन जाएगा 13,16,000। आगे बात समझ में? या तो आप इस पैटर्न को लेके जा सकते हो, या फिर अगर आप इस पैटर्न के साथ जा रहे हो तो क्या होगा भैया, इतना पार्ट तो होना ही होना है। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है भैया, 12,60,000 था भैया, कॉल इन एडवांस पे 35,000 थे भैया, ये था 12,25,000, इतना तो था ही था। फिर हमें पता चला कि हमारी जो कॉल अलॉटमेंट का पैसा था, है ना, जो हमें कम मिला था अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में हमें पैसा कम मिला था ना, तो वो पैसा मिल गया। अब तो उसकी एंट्री कर दो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल इन एरियर नहीं, अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, एंट्रीज के साथ खेलना सीखो, नहीं तो पेपर तुम्हारे साथ खेल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा 91,000, तो ये आपका बन जाएगा वही 13,16,000। आ गई बात समझ में? दोनों तरीके आपकी बुद्धि में घुस जाने चाहिए। कॉल इन एरियर के साथ भी जाना सिखा दिया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कंपलसरी डाल दिया एमसीक्यू में कि बताओ कॉल इन एरियर कितने से क्रेडिट होगा इस बार, तो आप समझ गए कि बात इसकी हो रही है। ऐसे ऐसे था, ऐसे उसकी स्थिति बिगड़ी अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल पे सुधर गई, बताओ कॉल इन एरियर कितने से क्रेडिट होगा एट द टाइम ऑफ रिसीविंग फर्स्ट कॉल। तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्रेडिट होगा। आप पागल से रहो, कॉल इन एरियर तो क्रेडिट होता ही नहीं है, ये तो गलत है क्वेश्चन, ऐसा मत करना। समझ में आ गया? तो ये दोनों सिचुएशंस मैंने आपके सामने पेशे खिदमत कर दी हैं। बाकी और इसमें कुछ नहीं है, समझाने योग्य, कर सकते हैं आप। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों एग्जाम्पल 57 टीएस ग्रेवल पार्ट।
अटक गया। वीडियो खुली हुई है। एग्जाम्पल 57 पार्ट टीएस ग्रेवाल। देखो बच्चों, एक साफ सा पेज दे दो बड़ा बीच का, वो तो दिया इसने मुझे। हल्की कॉपी का किसी के पास हो तो एक रफ पेज दे दो, रफ कॉपी का हो, रफ का, हाँ इसमें से दे दो। एग्जाम्पल 57 टीएस ग्रेवाल पार्ट। देखो बच्चों, इसमें क्या समझना है, बी एक्टिव बी अलर्ट। वो गाना बनाया ना आप लोगों के लिए, बनाया बोर्ड वाले बच्चों के लिए, तुम्हें देख कर जी रहे हैं सभी, सुना है ना पुराने जमाने का गाना, तो ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए बनाए कि एक्टिव रहें, तुम्हें देखकर टीचर पढ़ा पा रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल 57 सुनिएगा घर जाके यूट्यूब पर जब थक जाए तो गाइस चलिए कम टू दी पॉइंट, है ना, इट्स अ जोक ऑफ पार्ट। तो 57 के अंदर गाइस क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। जो पार्ट समझाने वाला है वो ये है कि इसमें बोला गया है ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर। मतलब हमारा एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स है, उसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले ये टैग लाइन है, फिर आगे दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर, ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता है कि बीच में फॉरफीचर करते हैं तो क्या सीन होता है। ठीक है ना। द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इश्यूड एट द रेट 9 रुपीज पर शेयर एज 8 रुपीज पेड अप आफ्टर फर्स्ट कॉल। ठीक है। द सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड। मतलब इस क्वेश्चन में ये समझो कि आपकी जो 2 रुपीज़ की फाइनल कॉल है वो अभी तक मांगी नहीं गई है, कंपनी मांगी नहीं रही, तो ना तो उसका ड्यू होगा ना उसका रिसीव होगा। पहली चीज़ तो ये समझिए, जब आप जनरल बनाएंगे तो फाइनल कॉल के रिगार्डिंग ना अभी ड्यू करिएगा और ना रिसीव करिएगा। और बैलेंस शीट में भी जब आप नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड के अंदर दिखाएंगे, अच्छा ये भी सिचुएशन बैलेंस शीट की पूछी इसने क्या, चलो बैलेंस शीट की पूछी नहीं है फिलहाल। अभी आप मेरी बात समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इसमें फॉरफीचर की एंट्री बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है, कोई पंगा नहीं आने वाला। लेकिन पंगा जो आने वाला है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ री इश्यू का। तो आप ये देखो कि जब आपने 2 रुपए की फाइनल कॉल अभी किसी से मांगी नहीं है, मतलब आप इस क्वेश्चन में सेंस समझ रहे हो कि जो 10 रुपीज़ की कॉल्ड पेड अप वैल्यू, 10 रुपीज़ की जो फेस वैल्यू है शेयर की, ठीक है, उसमें से हमने 2 रुपीज़ अभी किसी से भी नहीं मांगे, तो हमारे कितने रुपए मांगे गए, कॉल्ड अप कितने हुए, 8 रुपीज़। तो एक उसमें से भी एक शेयर होल्डर है जिसके पास हमारी कंपनी के 200 शेयर्स हैं, उसने हमें 3 रुपए की जो हमारी अलॉटमेंट है वो नहीं दी, उसके शेयर्स को हमने फॉरफिटेड कर लिया। उसके बाद हमने 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल मांगी, ठीक है, फिर हमने उसके जो शेयर को रीइश्यू किया है ना वो फर्स्ट कॉल के बाद किया है। तो फर्स्ट कॉल तक हमारी कितनी कॉल्ड अप वैल्यू हो रही है एक शेयर की, 2 रुपीज़ की एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट और 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल, 3 और 3 6 और 2 8, यानी हमारे एक शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू जो मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी, 8 रुपये। तो नॉर्मली विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हमें इस कॉल्ड अप वैल्यू के हिसाब से रीइश्यू करना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो समझते हैं क्या है। इसमें लिखा है द फॉरफिटेटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट 9 पर शेयर। ये मैटर नहीं करता कि कितने में रीइश्यू किए, मैटर ही करता है कि किस हिसाब से, किस बेसिस पर रीइश्यू करना है। अभी तो बस इतना माइंड सेट हुआ यहां तक पढ़ के कि 9 रुपीज़ का अमाउंट हमें एक शेयर में मिला है, लेकिन किसके बिहाफ पर वो देखते हैं। एज 8 रुपीज़ पेड अप आफ्टर फर्स्ट कॉल, इसका मतलब जो हमारी पेड अप वैल्यू जो है अभी एक शेयर की या कॉल्ड अप वैल्यू है वो 8 रुपीज़ है, तो हम 8 रुपए के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे। भले ही शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जो कॉल्ड अप किया है वो रीइश्यूड के टाइम पर वो 8 रुपीज़ के हिसाब से किया है। तो खुद सोचो यार, 8 रुपए का कॉल्ड अप है, 9 रुपए रिसीव हो रहे हैं, तो 1 रुपए का प्रीमियम हो गया कि नहीं हो गया। तो इसकी जो रीइश्यू की एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन इसमें कैश बुक बनवाई है, तो वो जो एंट्री जो है वो रीइश्यू की जाएगी ही नहीं जनरल के अंदर, सीधी की सीधी कैश बुक में चली जाएगी। टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर कैपिटल में 8 रुपए के हिसाब से और शेयर प्रीमियम में 1 रुपए के हिसाब से, ठीक है ना।
बस। और बाकी जो तो फिर आप सब समझ ही गए, फाइनल कॉल मांगी नहीं है तो ना उसकी ड्यू करेंगे जनरल में, ना रिसीव करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 56 टीएस ग्रेवाल पार्ट। देखिए इसमें हमें क्या समझना है बच्चों, इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, निकाल के लानी जरूरी थी आपके लिए। देखो आपने कंपनी ने जो एप्लीकेशंस इनवाइट किए पब्लिक को, एग्जाम्पल 56 कंपनी ने जो पब्लिक को एप्लीकेशन इनवाइट की है वो 1 लाख की है, और कंपनी के पास जो इनविटेशन आया है, मतलब जो सब्सक्रिप्शन आया है, वो सब्सक्राइब किया लोगों ने 3 लाख शेयर। जो एप्लीकेशन मनी लोगों ने भेजी है कंपनी के पास वो 3 लाख शेयर्स पर भेज दिए। कंपनी ने ऑफर किया था 1 लाख शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए कंपनी ने डिमांड की थी, और आ गई 3 लाख शेयर। तो दिस इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन सर, इसमें क्या अलग है भैया, बहुत ह्यूज है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें ये एक वर्ड लिखा हुआ है एंड द शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। तो बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी जो होती है वो केवल टुवार्ड्स अलॉटमेंट यूटिलाइज की जाती है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे बेटा, मतलब पढ़ाई की रिगार्डिंग एग्जाम्पल 56। ठीक है, एग्जाम्पल 56 टीएस ग्रेवाल। तो मैं ये बता रहा था इस क्वेश्चन के अंदर कि आप लोग जानते हैं कि जो एक्सेस मनी होती है वो एक्सेस मनी होती है वो अलॉटमेंट पर यूटिलाइज की जाती है। तो यहाँ पर देखो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए ना उसमें वो पूरी की पूरी एक्सेस मनी अलॉटमेंट पर यूटिलाइज हो गई है, लेकिन इस क्वेश्चन में से पहले ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें रिफंड किया हो। इस क्वेश्चन में है तो समझ लो आप 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 1 लाख शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए, 2 लाख शेयर्स एक्स्ट्रा है, शेयर्स एक्सेस हैं। अगर इसको रुपीज में कन्वर्ट करें तो एप्लीकेशन टोकन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हो गई आपकी 3 रुपीज है ना, तो इससे आप 3 का इंटू करेंगे तो ये 6 लाख रुपए हो गए। ठीक है, 6 लाख रुपए आपके रिसीव होने चाहिए, मतलब 6 लाख रुपए आपके एक्सेस है, एक्सेस है ना। तो अब आप खुद सोचो कि भाई आप उनको 1 लाख शेयर 1 लाख शेयर अलॉट कर रहे हो और उनसे जो हमें अलॉटमेंट लेनी है वो 4 रुपीज पर शेयर के हिसाब से लेनी है। तो भाई हमारे 4 लाख रुपए बनेंगे, 4 लाख रुपए बनेंगे, पड़े हुए 6 लाख। तो ये 6 लाख में से 4 लाख जो है ना वो एडजस्टेड हो जाएंगे ऑन अलॉटमेंट। बाकी का भाई जो हमारा 2 लाख रुपया बचा वो हमें रिफंड या रिटर्न करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, क्वेश्चन में नहीं बोला खुद से निकालना है। तो इसकी एंट्री अलग से हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये तो आप जानते ही हो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर हो गया, तो ये था इस क्वेश्चन के अंदर। बस अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 53 टीएस ग्रेवाल पार्ट। देखिए एग्जाम्पल 53 में क्या बोला बेटा, इसने एक ही छोटा सा पॉइंट मैं बता रहा हूं। इसने बोला व्हाट इज द प्रोरेटा रेशियो। कभी कभी 1 मार्क में ये पूछ लिया तो प्रोरेटा रेशियो कैसे निकलता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है, आपकी बुक में लिखा हुआ भी है सेकंड पॉइंट में। प्रोरेटा रेशियो का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। ये बच्चे गलती करते हैं बहुत, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। बहुत सारे बच्चे मालूम है क्या कर देते हैं जल्दबाजी में, अप्लाइड आगे रख देते हैं और अलॉटेड पीछे रख देते हैं। सो ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें ऑप्शन आएंगे तो जरूर से ही एक ऑप्शन ये भी होगा कि अप्लाइड आगे वो रखा होगा उसमें और अलॉटेड पीछे, और बच्चे खुश हो जाएंगे बेटे ही मिल गया, हम ही बन गए सिकंदर, पर जी मतलब सिकंदर बना बंदर। ठीक है, तो अलॉटेड जो है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड दिए हुए बेटा 80,000 और नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड आपको दिए हैं 1,30,000। क्योंकि प्रथम दृष्टया एट फर्स्ट सीन ऐसा महसूस होता है कि 1,30,000 शेयर्स को 80,000 शेयर दिए तो 130 आगे रख देते, पर वो गलत है। तो 8:13 ये प्रोरेटा रेशियो है, और इसकी एक्सप्लेनेशन जो होगी वो ये होगी, इट मीन्स दैट 8 शेयर्स आर अलॉटेड टू एन एप्लीकेंट हु हैज अप्लाइड फॉर 13 शेयर्स। मतलब अगर कोई एक एप्लीकेंट जो 13 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, हम उसको 8 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा एग्जाम्पल 48 टीएस ग्रेवाल। और प्यारे बच्चों ये सेल्फ करना है, ये मैंने रिवीजन के व्यू पॉइंट से डाला है, फुल कर लेना सेल्फ। मतलब इसमें मालूम है क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन क्यों डाला है, इसमें कई बार कॉल इन एरियर है, कई बार कॉल इन एडवांस है।
हर स्टेप, और कई बार फॉरफीचर है। सुनो, कॉन्सेप्ट इसमें नया नहीं है, कोई भी एक सिंगल कॉन्सेप्ट नया नहीं है, पर एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 बार कॉल इन एरियर है, 3-4 बार कॉल इन एडवांस है, हर स्टेप पे कॉल इन एरियर है, हर स्टेप पे कॉल इन एडवांस है, हर स्टेप पे फॉरफीचर है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने से बच जाएंगे आप और खुल के एंट्रियों के रूबरू हो पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 47 TS ग्रेवाल पार्ट। एग्जाम्पल 47 TS ग्रेवाल पार्ट। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं 47 में क्या है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें क्या बोला बेटा, पार्ट है ना। इसमें पहले क्वेश्चन समझते हैं। नवलक्ष्मी लिमिटेड फॉरफिटेटेड 500 शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। मतलब कंपनी ने एक व्यक्ति के शेयर्स फॉरफिटेट किए हैं, उसके पास 500 शेयर्स हैं, 10 रुपये का शेयर है, लेकिन उसने ₹3 का नॉन पेमेंट किया है फर्स्ट कॉल का, यानी फर्स्ट कॉल ₹3 की है जो वो दे नहीं पाया। ठीक है, फिर द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर इज येट टू बी मेड। इसका मतलब फाइनल कॉल अभी कंपनी ने मांगी नहीं है, तो एक शेयर की जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो ₹8 है, क्योंकि येट टू बी मेड मतलब अभी कंपनी को नीड नहीं महसूस हो रही है, जब लगेगी तब मांग लेगी कंपनी। ठीक है, आगे इसने बोला है कि ऑल द फॉरफिटेटेड शेयर्स वर रीइश्यूड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1 समझिए। अब केस नंबर 1 में बोल रहा है इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 5 पर शेयर। देखो, जो शेयर आपने रीइश्यू किया है वो कितने रुपए में रीइश्यू किया है, ₹5 में। आगे कुछ लिखा नहीं है कि फुल्ली पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप या इतने ₹, पर शेयर फलाना और ढिमका। तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो एक रूल अपने दिमाग में सेट कर लो कि जो कंपनी के अभी और लोगों के लिए कॉल्ड अप वैल्यू होती है एक शेयर पर, उसी को बेस मान करके रीइश्यू किया जाता है। यानी यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर एक शेयर की जो कॉल्ड अप वैल्यू नॉर्मली ₹8 है, क्योंकि ₹2 की फाइनल कॉल अभी कंपनी ने किसी से नहीं मांगी। तो जब कंपनी डिफॉल्टर के शेयर्स छीन करके किसी दूसरे को रीइश्यू कर रही है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, ये एज्यूम किया जाएगा कि तब भी कंपनी जो कॉल्ड अप वैल्यू रखेगी उस बंदे के लिए, नए वाले बंदे के लिए, वो ₹8 रखेगी, क्योंकि जब कंपनी फाइनल कॉल सबसे मांगेगी तब उससे भी मांग लेगी, है ना। तो फिलहाल विदाउट इन्फॉर्मेशन अभी एक शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू मानी जाएगी ₹8 और आपको रिसीव हुए हैं ₹5। तो इसका मतलब ₹3 का डिस्काउंट पर आपने शेयर रीइश्यू किया है, और फिर एंट्री तो आप ठोक ही लोगे सब। ठीक है, इसका केस नंबर 2 छोड़ देते हैं क्योंकि इजी है, फिर सीधे चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3, इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर ₹8 पर शेयर कॉमा फुल्ली पेड अप। भैया अब देखो माइंड सेट कर दिया उसने कि हम रीइश्यू के टाइम पर अपने शेयर को फुल्ली पेड अप मान रहे हैं। फुल्ली पेड अप का मतलब अब जो कंपैरिजन होगा वो ₹10 के हिसाब से होगा। मतलब जो हम रीइश्यू कर रहे हैं वो ₹10 को बेस प्राइस मान के शेयर का रीइश्यू कर रहे हैं, और हमें मिल रहे हैं ₹8, तो जो डिस्काउंट है वो ₹2 है। तो जो शेयर कैपिटल में अमाउंट चलेगा वो ₹10 के हिसाब से चलेगा। ठीक है, और बैंक के आगे जो अमाउंट चलेगा वो ₹8 के हिसाब से चलेगा। समझ में आ रहा है। और केस नंबर 4 में क्या है, केस नंबर 4 में बोला है इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 12 पर शेयर कॉमा फुल्ली कॉल्ड अप। देखो कॉल्ड अप लिखा होता या नहीं लिखा होता तो ₹8 का मानते। फुल्ली पेड अप और फुल्ली कॉल्ड अप एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो फुल्ली कॉल्ड अप का उससे बात मालूम, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप, आप सोचोगे सर जी कॉल्ड अप तो 8 है, इसका मतलब 8 से कंपैरिजन करूंगी मैं घंटा, फुल्ली भी तो लग रहा है हमें। फुल्ली कॉल्ड अप यानी कि एक शेयर का जो बेस प्राइस है वो ₹10 है और आप 12 पर दे रहे हो, तो ₹2 का प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हो, डिस्काउंट कोई नहीं है। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में बस यही था। अब अपने चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल 44 TS ग्रेवाल पार्ट। देखो बेटा, इसमें एक छोटी सी बात बतानी थी मुझे, बस आपको सुन के बड़ी हंसी सी महसूस होगी और हंसना भी चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के अंदर एक लाइन लिखी हुई है द बैलेंस एज व्हेन रिक्वायर्ड। तो कभी कभी जल्दबाजी में कुछ बढ़िया बच्चे इस लाइन को ऐसे समझेंगे। मतलब मैं बता देता हूँ कि जो ₹10 का शेयर है ना, उसमें लिखा है एप्लीकेशन पर ₹4 है, क्वेश्चन के अंदर लिखा है अलॉटमेंट पर ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹3 का प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल पे ₹2। समझो एप्लीकेशन पर 4 एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट पर क्वेश्चन में लिखा है 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 2 + 3,
और फर्स्ट कॉल पे क्वेश्चन में लिखा है 2, और बैलेंस, तो बैलेंस कितना बचा सेकंड कॉल का 4 और 2 6 और 2 8, 2 रुपये बैलेंस बचा। लेकिन प्यारे बच्चों ये करना मत, क्योंकि बैलेंस देख के खुश मत हो जाना, क्योंकि पीछे के क्वेश्चंस में भी लिखा था एंड बैलेंस ऑन सेकंड कॉल, तो इसका मतलब था कि सेकंड कॉल की गई है, ड्यू भी करनी है उसकी और रिसीव भी करनी है। लेकिन यहाँ क्या लैंग्वेज है, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब सेकंड कॉल मांगी नहीं है। तो बैलेंस देख के खुश मत हो जाना, ये भी देखना कि आगे क्या टंग रहा है बैलेंस के, समझ गई। इसकी फाइनल कॉल ड्यू रिसीव नहीं होगी। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।